Hello friends, how are you all? So today we are going to start a second chapter of 11th accountancy and the chapter is basic accounting terms. अब हमने यहाँ पे accounting क्या होती है ये समझ लिया, उसके मीनिंग समझ लिए, फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ये सब कुछ समझ लिया। तो अब हमें अकाउंटिंग होती क्या वो समझ लिया, अब करते कैसे ही समझना पड़ेगा। हमने कहा था अकाउंटिंग क्या होती है, बिजनेस की लैंग्वेज होती है। तो उस लैंग्वेज के कुछ टर्म्स होते हैं जो कि हमें समझने पड़ेंगे। तो देखते हैं उन टर्म्स को। फर्स्ट टर्म आपके पास में आती है एंटिटी। अब एंटिटी क्या होती है, एक इकोनॉमिक यूनिट जो होती है उसे कहते हैं एंटिटी, जिसे बिजनेस आप कहते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक यूनिट जो है वो दो तरह की हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है और दूसरा हो सकता है नॉन बिजनेस एंटिटी। अब देखिए हमने कहा बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी हम बिजनेस करते क्यों है, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। तो बिजनेस एंटिटी क्या होगी, जहाँ पे हमने गुड्स एंड सर्विसेज का सेल किया है, ट्रांसफर एक्सचेंज हुआ है, किस लिए, मनी के लिए, पैसा कमाने के लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो वो तो हो जाएगी हमारी बिजनेस एंटिटी। नॉन बिजनेस एंटिटी क्या हो जाएगी, जब भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज बट पैसा कमाने के लिए नहीं, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, वो होती है आपकी नॉन बिजनेस एंटिटी। यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं एनजीओ जो होती है आपकी, है ना, ये क्या हो जाएगी नॉन बिजनेस एंटिटी। और कोई भी आपका बिजनेस आप करें तो वो सब बिजनेस एंटिटी में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज योर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। नाउ व्हाट आर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वर्ड से समझते हैं, बिजनेस प्लस ट्रांजैक्शंस। सो यानी बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस होती है वो होती है आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। It is an economic activity that changes its financial position. एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर देती है। देखिए इसमें क्या चीजें होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का या तो गुड्स में डील कर रहे हैं या फिर सर्विसेज में डील कर रहे हैं, तो उनका एक्सचेंज या फिर ट्रांसफर होना चाहिए टू अर्न मनी। मनी के बदले हम गुड्स सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो हो जाएगी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, इट हैज डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट यानी दो इफेक्ट होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। इसे समझने एग्जांपल से, अगर आप गए शॉपकीपर के पास में पेन लेने के लिए, ओके, तो आपने पेन के लिए पूछा, शॉपकीपर ने पेन आपको दिया, तो आप क्या करेंगे, पहले घर आ जाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, पेन जब हमने लिया है उस पेन की कुछ प्राइस है, कुछ अमाउंट है जो हमें पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो प्राइस हमें पे करना पड़ेगा। यानी पेन हमने लिए और पैसे दिए उस पेन के बदले। तो यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट क्या आया, अगर हमारे पास में पेन आया है तो पैसा गया है, यानी एक ट्रांजेक्शन में डुअल एस्पेक्ट होता है, एक चीज आएगी और दूसरी चीज जाएगी, दैट इज डुअल एस्पेक्ट। नेक्स्ट इज इवेंट। द रिजल्ट ऑफ एन ट्रांजेक्शन इज इवेंट, यानी अभी हमने देखा है ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब इस ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट है उसे हम कहते हैं इवेंट। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि हमने 6 लाख के क्या किए, 6 लाख का सामान परचेज किया और हमने सेल किया उसे 8 लाख में, ठीक है। 6 लाख का सामान था, हमने सेल किया उसे 8 लाख में, तो अल्टीमेट क्या रिजल्ट रहा, क्या रिजल्ट निकलेगा इसका, 6 लाख का सामान था 8 लाख में बेच दिया, यानी 2 लाख क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया हमें। तो ये हो गया आपका इवेंट। नेक्स्ट इज योर अकाउंट। अब देखिए अकाउंट क्या होता है, हमने बात की थी कि हमारे बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस होती है, कई बार पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है ना। तो अगर पैसा आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, अगर हम सारे एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे तो उसे हमें वापस उसकी समरी निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो इस चीज को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से एक टी शेप का अकाउंट बना लेते हैं। इसे कहते हैं डेबिट साइड, इसे कहते हैं क्रेडिट साइड। तो जैसे भी हमारे रूल्स होते हैं अकाउंट्स के, इस अकॉर्डिंग हम एक साइड तो जो सामान आ रहा है, एक साइड जो पैसा आ रहा है उसे रिकॉर्ड कर लिया हमने, एक साइड जो जा रहा है उसे रिकॉर्ड कर लिया। अब जितना आया, सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास में 40,000 आया है और हमारे पास से गया है यहाँ पे 20,000, तो अल्टीमेटली जो रिमेनिंग 20,000 है वो क्या हो जाएगा, इतना पैसा आपके पास में है। तो इस तरह से ये आपका अकाउंट बनता है कैपिटल। सो कैपिटल क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस। देखिए, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कुछ पैसा लगाना पड़ता है। बिना पैसे के आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो पैसा जो कि ओनर बिजनेस में लगा रहा है, जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसे कहा जाता है कैपिटल। अगर हम कहते हैं कि मिस्टर एक्स जो है 10 लाख रुपीज से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 लाख रुपीज क्या हो जाएगी, उनकी कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट, ड्राइंग। अब देखिए, बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया, ठीक है, पैसा लगाया, उसमें बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस कर क्यों रहा है, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए। भाई घर के भी कुछ खर्चे होते हैं उसके, तो वो खर्चे निकाले कहाँ से, भाई जो पैसा था उसने बिजनेस में लगा दिया। अब घर के खर्चे निकाले कैसे, तो यहाँ पे अपनी पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा या सामान अगर वो बिजनेस से लेके जाता है, उसे कहा जाता है ड्रॉइंग। देखिए, कैश और गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। सो अपने पर्सनल यूज के लिए ओनर कोई भी कैश या सामान अगर लेके जाता है बिजनेस में से, तो उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट इज योर लायबिलिटी, अमाउंट विच द फर्म इज लायबल टू पे टू आउटसाइडर्स। वो पैसा जो कि फर्म को आउटसाइडर्स यानी बाहर वालों को देना है, उसे कहा जाता है लायबिलिटी। यानी उसने पैसा लिया है किसी से और उसे वो पैसा, अभी जब पैसा लिया है तो चुकाना भी तो पड़ेगा, तो फर्दर उसे पैसा देना है, तो उसे कहा जाता है लायबिलिटी। तो यहाँ पे लायबिलिटी को हमने डिवाइड किया फॉर द इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल नाम से समझ में आ रहा है, अंदर वाले लोग जिनसे कुछ पैसा लिया है। तो इंटरनल लायबिलिटी में देखिए हो सकता है यहाँ पे आपका ओनर हो जाएगा, ओनर जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो उसने पैसा लगाया तो पैसा वापस देना भी तो पड़ता है उसे, पैसे के बदले प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी इंटरनल लायबिलिटी, किसकी हो जाती है, ओनर की हो जाएगी। एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी बाहर वाले कुछ लोग जिनसे हम पैसा लिया है हमने, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे बैंक कह सकते हैं, बैंक से अगर लोन लिया है हमने, फिर यहाँ पे हो जाएंगे आपके क्रेडिटर्स हो जाएंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा बिल्स पेबल या बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सब क्या हो जाएगी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी बाहर वाले से जो पैसा लिया है वो हमें पे करना है। अंदर वालों से लिया तो इंटरनल लायबिलिटी, बाहर वालों से लिया है तो एक्सटर्नल लायबिलिटी। फर्दर हमने टाइम की बेसिस पे डिवाइड किया है लायबिलिटीज को, करंट एंड नॉन करंट। देखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज को हम लॉन्ग टर्म भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म क्यों कहते हैं, नाम समझ में है, लॉन्ग टाइम यानी लंबे टाइम के जो हमने पैसा लिया उधार, उसे हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। अब इसमें देखिए, इसमें क्या क्या चीजें आ जाएगी, आपका बैंक से लोन लिया है तो वो आ जाएगा आपके नॉन करंट लायबिलिटीज में। फिर आपने आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लिया है तो वो आ जाएगा यहाँ पे, डिबेंचर्स आ जाएंगे आपके यहाँ पे। तो वो पैसा जो कि हम लंबे टाइम के लिए लिया है और लंबे टाइम में चुकाएंगे, उसे कहा जाता है, मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम है तो उसे कहा जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज क्या होगी, वो लायबिलिटीज जो हम 1 साल के अंदर अंदर रीपे कर देंगे,
पेड विद इन अ ईयर, यानी वो लायबिलिटीज जिन्हें हम एक साल के अंदर अंदर रीपे कर देते हैं उसे कहा जाता है करंट लायबिलिटीज। तो करंट, नॉन करंट क्या हो जाएगी? करंट, जो कि 1 ईयर के अंदर अंदर हम पे ऑफ कर देते हैं। नॉन करंट जो कि एक साल से ज्यादा टाइम के लिए लिया है और उसे पे करने में हमें टाइम लगता है, तो वो होगी आपकी नॉन करंट या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। असेट्स, अब असेट्स क्या होती है? एनीथिंग विच इज इन पोजीशन, ऐसी कोई चीज जो कि हमारी पोजीशन में है। इज द प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, या फिर कुछ पैसा हम किससे मांगते हैं। तो बेसिकली एसेट होती क्या है? देखिए, हमने बात की कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसा लगाया, तो ये कैश हुआ। कैश क्या है? हमारी एसेट है। बैंक में कुछ पैसा है तो वो क्या है? हमारी एसेट है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई फैक्ट्री है, वो हमारी खुद की है तो वो हमारी एसेट हो गई। सामान हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कच्चा माल कुछ लेके आए तो वो क्या है? हमारी एसेट होगी। यानी वो सारी चीज जिसपे हमारा हक बनता है वो होती है आपकी एसेट्स। ठीक है, अब असेट्स की हम बात करते हैं। असेट्स को हमने, अच्छा एग्जांपल बताई थी मैंने आपको, लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा, कैश हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, बैंक, तो ये सब क्या है? आपके असेट्स के एग्जांपल्स हो गए। अब हम क्या करते हैं, असेट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, असेट्स सबसे पहले करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स है, फिक्टिशियस या फिर नॉमिनल असेट्स। अब करंट असेट्स क्या होते हैं? वो असेट्स जिन्हें हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। विद इन अ ईयर कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी वो असेट्स जिन्हें हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें कहते हैं हम करंट असेट्स। एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए, आपका हो जाएगा यहाँ पे स्टॉक हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो जाएंगे, फिर आपके डेटर्स हो जाएंगे। तो इन टर्म्स को समझ लें एक बार। स्टॉक यानी आपका सामान, आपके ईयर एंड में कुछ सामान बच गया जो कि बेचना था आपको, लेकिन आपका क्योंकि अकाउंटिंग ये खत्म हो गया है तो वो स्टॉक में रहेगा आपके पास में, आपके एसेट है। बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, यानी आपने किसी को उधार पे सामान बेच दिया है, उससे पैसा लेना है, तो क्या है? आपकी प्रॉपर्टी हो पैसा, तो ये आपके करंट असेट्स में आते हैं। तो करंट असेट्स क्या हुए? वो असेट्स जिन्हें आप एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो होते हैं आपके करंट असेट्स। अब बात करते हैं नॉन करंट असेट्स, वही यानी जिन्हें आप एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीजें जिन्हें आप एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, यानी एक साल में आप उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते एक साल के अंदर, तो वो हो जाएंगे आपकी नॉन करंट असेट्स। अब हमने क्या किया है? नॉन करंट असेट्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल नाम से मालूम चल रहा है फिजिकल एक्सटेंस जहाँ पे होता है, यानी जिन असेट्स का फिजिकल एक्सटेंस है उन्हें हम कहते हैं टेंजिबल असेट्स। अब हम किस देख सकते हैं? देखिए, मार्कर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए एसेट हो गई है। अब ऐसे बिजनेस की बात करते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग है ना, लैंड है, बिल्डिंग है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? टेंजिबल असेट्स हो जाएंगे। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, तो ये सब क्या है? इनको आप देख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी टेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स की बात करते हैं तो इनटेंजिबल में क्या आ जाएगा? वो चीज जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो होती है आपकी इंटेंजिबल असेट्स। एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए, गुडविल हो जाएगी। गुडविल यानी आपकी बिजनेस की रेपुटेशन, तो क्या उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? आप टच कर सकते हो उसे? नहीं कर सकते, तो वो है आपकी इंटेंजिबल असेट। ऐसे ही पेटेंट्स की बात करते हैं, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट हो गया, तो ये सब क्या है? आपके इंटेंजिबल असेट्स है।
फिर हम बात करते हैं फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स, यानी ऐसे एसेट्स जो कि हमें एसेट्स शो होते हैं बट वो एसेट्स एक्चुअल में होते नहीं है। देखिए एग्जांपल के लिए हम लेते हैं हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अब देखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अब अगर हम कहते हैं कि हमने क्या किया है, 2 लाख रुपए खर्च किए हैं हमारे बिजनेस के एडवर्टीजमेंट पे, तो अगर हमने 2 लाख रुपए खर्च किए हैं और इस 2 लाख का रिजल्ट हमें मिलेगा आने वाले 4 सालों तक, तो क्या ये 2 लाख हम एक ही साल में हमारा खर्चा शो के मैनेज कर देंगे? नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा ही नहीं हमें, क्योंकि हमें इसका रिजल्ट आने वाले 4 सालों तक मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक साल में कितना अमाउंट लेस करेंगे, 2 लाख डिवाइड बाय 4 यानी कि 50,000। तो एक साल में यानी पहले साल में हम ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नाम से 50 यहाँ पे शो करेंगे खर्चा इस साल में। हमने असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल पढ़ा। अब इनका रिलेशन देख लेते हैं। क्या है इनका रिलेशन? होता है assets is equals to liability plus capital, यानी assets जितनी भी आपकी है is equals to liability plus capital। अच्छा, assets हम पढ़ चुके हैं, liability पढ़ ली, capital पढ़ ली। बताइए assets क्या होती है? yes, assets यानी हमारी बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है वो assets हो जाएगी आपकी। लाइबिलिटी जो पैसा आपने किसी और से लिया है, आपको देना है वो पैसा। और कैपिटल जो कि बिजनेस में ओनर ने लगाया है वो होता है कैपिटल। तो ये है इन तीनों का रिलेशन। इसी तरह अगर आपको लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, असेट्स एंड कैपिटल गिवन हो, तो क्या कर देंगे, लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, अगर वापस से रिप्लेस कर दिया जाए, कैपिटल कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो ये है इन तीनों का रिलेशन। एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होती है? वो कॉस्ट जो कि हमें गुड्स या सर्विसेज को बनाने में आती है उसे हम बोलते हैं एक्सपेंस, यानी वो सारा खर्चा जो कि हमें कोई गुड्स या सर्विस जो कि हमें देनी है कस्टमर्स को, उसे बनाने में जितना भी खर्चा आता है उसे बोलते हैं हम एक्सपेंस। देखेंगे कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स, उसे हम कहते हैं एक्सपेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? अब देखिए जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उन्हें बेचकर जो पैसा हमें मिलता है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू, यानी उन्हें बनाने का जो भी खर्चा है उसे हम बोलेंगे एक्सपेंस। गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने का जो खर्चा है वो है एक्सपेंस। और अब यहाँ पे उन्हें बेच कर जो पैसा मिलेगा उसे हम कहेंगे रेवेन्यू। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। नेक्स्ट इज योर इनकम। इनकम क्या होती है? देखिए अभी हमने पढ़े हैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जितना आया है उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो वो हो जाएगी आपकी इनकम। तो क्या हो जाएगा, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस से जितने भी ज्यादा रेवेन्यू है उसे कहते हैं इनकम। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट, अब देखिए इनकम और प्रॉफिट दोनों वर्ड सिमिलर से हैं बट इनमें कुछ डिफरेंस है। इनकम तो हुआ किसी एक सिंगल ट्रांजेक्शन की हमने बात की कि हाँ इतना हमारा रेवेन्यू आया और इतना एक्सपेंस था, तो ये हो गई हमारी इनकम। अब जो प्रॉफिट होता है वो एक पूरे अकाउंटिंग पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं हम, यानी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस उसमें इंक्लूड होती है और उसे हम पूरे अकाउंटिंग ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखेंगे प्रॉफिट क्या है, excess of total revenue over total expenses of a business for an accounting period। So पूरे अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी रेवेन्यू आया है उसमें से टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा प्रॉफिट। नेक्स्ट इज योर गेन।
अब देखिए, अब गेन क्या है भाई? प्रॉफिट तो वो है जिसमें हमारी बिजनेस एक्टिविटीज डील करती है, उससे जो पैसा हमने कमाया है वो है हमारा प्रॉफिट। व्हाट इज गेन? गेन यानी कि गेन वो होता है जो हमारी जिसमें बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होती है। यानी हमारा बिजनेस, हम बात करते हैं, हमारा बिजनेस है शर्ट्स प्रोड्यूस करने का, और हमने क्या किया, हमें अपना एक कोई लैंड हमारा था जो हमने बेच दिया और उससे हमने 2 लाख रुपए कमा लिए, तो वो आपका गेन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी डीलिंग लैंड को बेचने और खरीदने की नहीं है, आपका बिजनेस किसका है? शर्ट्स बनाने का है। तो शर्ट से कुछ पैसा आपने कमाया है तो उसे प्रॉफिट कहा जाएगा, और उसके अलावा किसी भी चीज से अगर आपने पैसा कमाया है तो उसे गेन कहा जाएगा। Look here, monetary benefit resulting from events or transactions which are not operating activities of the business, यानी जिसमें बिजनेस डील नहीं करता है उससे कोई बेनिफिट होता है उसे कहा जाता है गेन।